हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है अपनी तैयारी को निरंतर बेहतरीन करने का प्रयास कर रहे होंगे। और डेली वीडियो नहीं डाल पाते हैं, थोड़ा इस समय ड्यूटी थोड़ा सा कठिन हो रहा है। ड्यूटी की वजह से थोड़ा सा कम वीडियो बना पा रहे हैं, लेकिन प्रयास करेंगे आगे से कि डेली आपको एक वीडियो मिलता रहे। 2 क्लास है पर पिछला कर चुके हैं, ये तीसरा क्लास है। इसमें पढ़ेंगे अपन टाइप ऑफ सेक्टर। ठीक है, टाइप ऑफ सेक्टर को सबसे पहले तो पुराना रिवीजन कर लो, थोड़ा सा रिवीजन करके आया करो। मतलब जैसे वीडियो आए, नोटिफिकेशन आ ही जाता है, तो उसके पहले जो पिछला क्लास हम पढ़ाए हैं उसको देख लिया करो। अपने नोट्स बुक में जो लिखे हो उसको 1-2 बार देख लेने से अच्छे से चीज़ें आएंगी दिमाग में। तो जो ये तुम्हारा ये टाइप सेक्टर ऑफ टाइप ऑफ सेक्टर है, ये तुम्हारा 3 तरीके से पढ़ेंगे अपन लोग। सबसे पहले स्वामित्व के आधार पर, मतलब स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है तुम्हारा सार्वजनिक क्षेत्र और दूसरा है तुम्हारा निजी क्षेत्र। दिख रहा होगा ना। एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र जिसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर, दूसरा है निजी क्षेत्र जिसको बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे कोई 100% कोई चीज है, 100 रुपया है, 100 रुपये में अगर 50 रुपये से ज्यादा अगर किसी की हिस्सेदारी है, सरकार की अगर 50 रुपये से ज्यादा की हिस्सेदारी है, तो वो तुम्हारा क्या होगा, सार्वजनिक क्षेत्र होगा, मतलब पब्लिक सेक्टर होगा। लेकिन अगर 50 रुपये से कम की हिस्सेदारी है, मतलब ये रुपये को समझिए, परसेंट का मतलब 50% से अगर अधिक है तो वो जाएगा तुम्हारा गवर्नमेंट मतलब सार्वजनिक क्षेत्र में, और 50% से अगर सरकार की हिस्सेदारी कम है तो वो जाएगा तुम्हारा निजी क्षेत्र में। ऐसे ही जस्ट अपोजिट भी समझिए, अगर किसी वो तो अपोजिट हो ही जाएगा कि अगर किसी की कंपनी के शेयर अगर 50% से ज्यादा प्राइवेट खरीदेगा तो वो प्राइवेट होगा, अगर कम मतलब अगर 50% से कम होगा प्राइवेट का तो वो सरकारी होगा। समझ रहे हैं ना कि नहीं समझ रहे हैं। जैसे एसबीआई है तो एसबीआई का 56.92% शेयर भारत सरकार खरीदा है तो वो सरकारी बैंक है। एलआईसी है तो 100% शेयर एलआईसी का भारत सरकार का है तो वो क्या है, सरकारी है। लेकिन अभी समझेंगे कैसे बेचते हैं शेयर को, जैसे एलआईसी का भारत सरकार क्यों बेच रही है शेयर, इस तरीके से। अब अगला है कि जैसे बीपीसीएल है तुम्हारा, रेलवे है, एयरलाइंस है, एलआईसी है, इनको भारत सरकार क्यों बेच रहा है, क्या होता है। जैसे एक इधर देखो, सरकारी और निजी, अगर अपन सरकारी संपत्ति को, सरकार अपनी संपत्ति को बेचेगी तो उसको क्या बोलेंगे। सरकार जब अपनी संपत्ति को बेचती है तो उसको क्या बोलते हैं, क्या कर रही है सरकार, प्राइवेटाइजेशन कर रही है, मतलब क्या, निजीकरण कर रही है। लेकिन वही जगह अगर कोई सरकार किसी निजी चीज को खरीदे और सरकारी कर दे तो उसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीयकरण बोलते हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे सरकार हिस्सेदारी का बेचना कहलाता है निजीकरण, सरकार हिस्सेदारी का खरीदना, अगर सरकार किसी की हिस्सेदारी को खरीदे तो उसको बोलते हैं राष्ट्रीयकरण। जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि कम समय में आपको बेस्ट मिल सके। मतलब ये अगर तुमको समझ में आ जाएगा ना तो बहुत हेल्प होगा आगे, और इससे बाहर है नहीं कुछ। आप उस पे एक ही चीज पे 10 मिनट 15 मिनट तक वही चीज सुनाते रहो, इधर से उधर करके उधर से इधर करके, तो क्या मतलब है। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय में उन्होंने 2 चीज किया था। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। अब ऐसे ही पूछेगा आपसे कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस सन में हुआ था, तो आपको सन भी याद रखना है प्लस बैंक भी याद रखना है। कितनी बैंक, किसकी सरकार में, इंदिरा गांधी की सरकार में। क्या होता है निजीकरण, जब सरकार प्राइवेट चीजों को खरीद ले, मतलब तो वो निजीकरण होगा। लेकिन अगर सरकारी चीजों को बेचे, जैसे रेलवे को क्या कर रहा है सरकार, प्राइवेट कर रहा है, बेच रहा है। एयरलाइंस को क्या कर रहा है, बेच रहा है। एलआईसी की हिस्सेदारी क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो वो क्या होगा तुम्हारा, वो होगा तुम्हारा क्या, निजीकरण। अगर खरीदे तो राष्ट्रीयकरण। ठीक है, इधर तक हो गया। अब एक चीज आती है, आपको ऐसे समझाते हैं। आप निवेश और विनिवेश में क्या अंतर होता है, क्या होता है निवेश और विनिवेश। अगर आपसे कोई पूछे कि निवेश का डेफिनेशन क्या है, विनिवेश का डेफिनेशन क्या है, तो कैसे आप बताएंगे। कई लोग को समझ में नहीं आता कि निवेश क्या है, विनिवेश क्या है। अर्थशास्त्र की भाषा है निवेश विनिवेश, बहुत आसान है, भी समझते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। देखो, निवेश को बोलते हैं, ऐसे समझो, निवेश को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, विनिवेश को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। निवेश को बोलते हैं क्या, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट सही है ना, स्पेलिंग देख लेना। विनिवेश इसको बोलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट।
अब देखो कैसे बताएं तुमको। जब हम मतलब हम अपने बाप को लेके देख लो या सरकार, जब सरकार किसी भी हिस्सेदारी को खरीदे तो सरकार को क्या होगा, पैसा देना होगा ना। जब सरकार जैसे राष्ट्रीयकरण करती है कोई चीज का, सरकार जैसे आप हो, आप अगर आलू लेने गए तो आपने 20 रुपया दिया तो आपने क्या किया, निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया। जब सरकार किसी चीज को खरीदे तो उसको बोलते हैं सरकार ने वहां पैसा निवेश किया है। लेकिन जब सरकार किसी चीज को बेचे तो उसको बोलते हैं विनिवेश, मतलब उसको पैसा मिला है। विनिवेश, विनिवेश का मतलब है सरकार किसी चीज को बेचे, जैसे सरकार ने रेलवे को बेचा, रेलवे के बेचने के बाद क्या किया उसने, विनिवेश किया, उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। कोई भी प्राइवेट आदमी आके सरकारी चीजों का टेंडर लेगा, वो भारत सरकार को पैसा देगा, वो विनिवेश है। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, विनिवेश मतलब डिसइन्वेस्टमेंट, समझ रहे हो ना। अब जैसे ऐसे भारत सरकार ने अभी फिलहाल में देखो 2022 से 2025 तक 4 साल में 4 साल में भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है अपना, एक भारत सरकार ने 6 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश करने का लक्ष्य रखा है। मतलब भारत सरकार इन 4 साल में ना 6 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश करेगी, मतलब इतनी चीजों को बेचेगी। अब क्या इसका फायदा है, क्या इसका नुकसान है, जब विनिवेश पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में बताएंगे। अभी तो इतना समझ लीजिए कि खाली विनिवेश का मतलब है डिसइन्वेस्टमेंट और निवेश का मतलब है इन्वेस्टमेंट। अगर आप कोई चीज खरीदेंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, यानी कि आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज को बेचेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, यानी आपको डिसइन्वेस्ट मतलब आपको कोई चीज मिलेगी ना तो वो डिसइन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इतना समझ में, निवेश और विनिवेश। अब इसके बाद एक तरीके से पढ़ लिया था। दूसरा है कार्य की शर्त के आधार पर। देखो क्षेत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला किस चीज पे था, पहला था स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। फिर दूसरा है तुम्हारा कार्य की शर्त के आधार पर। क्षेत्र 2 प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। अब संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र को आप कैसे समझोगे, हमने हल्का सा हेल्प देने के लिए इधर लिख दिया है। जैसे संगठित क्षेत्र का मतलब क्या है, तो कोई आदमी है उसका गारंटी है। असंगठित क्षेत्र का मतलब कोई गारंटी नहीं है, मतलब जो सरकारी, जैसे संगठित क्षेत्र में क्या है, सरकारी कर्मचारी जितना आदमी है वो संगठित क्षेत्र में आता है। असंगठित क्षेत्र का मतलब है कि आदमी डेली अर्न कर रहा है, डेली खर्च कर रहा है, मतलब कमा भी रहा है, खर्च भी कर रहा है। अब इसको ऐसे समझिए, संगठित क्षेत्र, इसके हमने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं, ये आपको एकदम दिमाग में समझना है और बहुत अच्छे से इनको सब ध्यान रखना है। जैसे संगठित क्षेत्र में क्या होता है, स्थायी कार्य, मतलब अगर आपकी सरकारी नौकरी है तो भाई पता है कि फलानी जगह एक जगह है, वहां पे हमको 6 से सुबह 10 से 6 जाना है, फिक्स है, स्थायी कार्य है। लेकिन वहीं असंगठित क्षेत्र में अस्थायी कार्य, अगर कोई की किराने की दुकान है तो हो सकता है कभी कभी उसको पता चल जाए कि आज भाई दिवाली है, ज्यादा चीज बिकेगी तो जल्दी खोल देता है दुकान, लास्ट रात तक खोले रहता है, देर रात तक। वहीं पे संगठित क्षेत्र में ऐसा नहीं है, फिक्स है। दूसरा है निश्चित वेतन, मतलब जो संगठित क्षेत्र में व्यक्ति होगा उसको एक निश्चित पगार मिलती होगी, निश्चित वेतन मिलेगा तो भाई इतना तुम्हारा फिक्स है, 40,000 रुपया तुमको मिलेगा, इतना ही मिलेगा। उसको नियत दर नियत, समय टू समय, मतलब एक निश्चित समय आने पे इंक्रीजमेंट होगा, लेकिन एक फिक्स है। लेकिन जो तुम्हारा असंगठित क्षेत्र है उसका कोई फिक्स नहीं है, हो सकता हो किसी महीने 40,000 रुपया कमा ले, हो सकता हो किसी महीने घाटा लग जाए, ये हो असंगठित क्षेत्र में है। तीसरा एग्जाम्पल है भविष्य की सुरक्षा। भविष्य की सुरक्षा से मतलब है कि अगर आप कोई भी सरकार के कर्मचारी हैं तो आपका भविष्य की सुरक्षा का मतलब यह है, अगर आप बीमार होंगे तो आपका खर्चा, मतलब बीमार होंगे तो सुविधाएं देती है सरकार के, आपको इतने पैसा इलाज के लिए मुफ्त देगा। आपका रिटायरमेंट होगा तो आपको रिटायरमेंट के बाद फंड मिलेगा, ये सब चीज। अगर आप आर्मी में हैं तो आपके बच्चों को कवर देता है, अगर आप एयरफोर्स में हैं तो आपके बच्चों को, फैमिली को पूरा कवर मिलता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। असंगठित क्षेत्र का मतलब है कि आपको खुद से ही करना पड़ेगा। अगला है नियम और कानून का पालन। संगठित क्षेत्र में नियम कानून होते हैं, जैसे आपको संडे का छुट्टी है तो भाई संडे को नहीं जाना है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में दुकान कभी भी आदमी खोले, कोई भी काम, दुकान का एक एग्जाम्पल लिए हैं, कोई भी असंगठित काम हो जो गैर सरकारी है, अगर सरकारी नहीं है वो काम, तो उसमें कोई नियम कानून आदमी फॉलो नहीं करता है। दूसरा है कि जैसे नियम, आपको जैसे पता है ओवर टाइम अगर आप काम करोगे तो आपको पेमेंट मिलेगा, इधर पे कोई ऐसा कुछ है नहीं। तो ये संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र हो गया। अब तीसरा है क्रिया के आधार पर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ये वीडियो लंबा ना हो इसलिए हमने 2 चीजों को आज बता दिया है, तीसरी चीज पे अपन डिस्कस अभी कर ले रहे हैं, लेकिन ये लिखवाएंगे मतलब अगली क्लास में, अगला लेक्चर कोशिश करेंगे कल ही डाल दें। समय कम मिल पाता है दोस्तों, समय की वजह से नहीं बना पाते हैं, क्योंकि 10 से 6 तो ऑफिस ही रहता है,
10 से 5। तो इस वजह से समय जितना मिलता है कोशिश करते हैं बना लें। उसके लिए पहले मुझे भी पढ़ना होता है, मैं पढ़ता हूँ उसके बाद आपके लिए लिख के लाता हूँ। तो ये 30 क्रिया के आधार पर 3 प्रकार का होता है, प्राइवेट मतलब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। इसके बारे में एक मोटा मोटा समझ लीजिए। जैसे प्राथमिक क्षेत्र आपने सबने पढ़ा होगा कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, खनन आता है, उत्खनन आता है, क्या बोलते हैं तुम्हारा कंपनी आता है, फैक्ट्री आता है, और तृतीय क्षेत्र में सेवा का क्षेत्र आता है। लेकिन इसके बारे में हम 30-40 एग्जाम्पल लिखवाएंगे, तो वो बस बार कोशिश रहेगा कि उसी एग्जाम्पल से अगर पूछेगा, जैसे एक बार यूपी टेट में पूछा था कि तुम्हारा जो सर्विस है वो किस सेक्टर में आता है, सेवा सर्विस, तो सर्विस तृतीय क्षेत्र में आता है। ऐसे ही एग्जाम्पल देके पूछता है, अगर पूछेगा तो बस बार कोशिश करेंगे उसी 30 में से आ जाएगा, नहीं भी आएगा तो भी आप कर पाएंगे, बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, ये सब चीजें हैं। पुरानी क्लास को एकदम रिवीजन करते रहिए, जहां चीजें ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। हाँ, एक चीज और है, जैसे ये संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र है। जो संगठित क्षेत्र में भारत में जितना लोग रह रहा है ना, उसका लगभग 15% ही संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में कितना 85% आता है, 85% लोग रहता है। लेकिन इनकम टैक्स 1.5% आदमी ही फिल करता है, भरता है। तो क्या जब 15% लोग है संगठित क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में 85% है, तो 1.5% ही क्यों इनकम टैक्स आता है, इसके बारे में चर्चा होगी। एक मोटा मोटा समझ लीजिए। जैसे 15% अगर आदमी सरकारी आदमी काम सरकार की नजर में काम कर रहा है, मतलब सरकारी कर्मचारी, जरूरी थोड़ी ना हर आदमी का तनख्वाह, एक सरकार क्राइटेरिया डिसाइड किया है कि भाई 4 लाख 5 लाख से ऊपर किया है वाले को ही इनकम टैक्स भरना होगा। जब हर आदमी का थोड़ी है कि भाई एक जैसे ऑफिस का प्यून है तो उसका सैलरी थोड़ी इतना होगा कि एक साल में 5-6 लाख रुपए से ऊपर होगा। तो यही कारण है कि 1.5% लोग ही भरते हैं। असंगठित क्षेत्र में लोग क्या है कि संगठित क्षेत्र का तो पता है कि जो आदमी इनकम टैक्स के दायरे में आएगा सरकार काट लेता है उसका पैसा। लेकिन असंगठित क्षेत्र में क्या करेगा आदमी, इसी क्षेत्र में होता है इनकम टैक्स का चोरी। कैसे होता है, और अपन मतलब आगे पढ़ाएंगे भी कि कौन आदमी इनकम टैक्स के दायरे में आने पर भी इनकम टैक्स बचा सकता है, क्या क्या कर सकता है कि इनकम टैक्स बच जाए, सारी बातों पर चर्चा होगी। फिलहाल आपके लिए इतना ही आज के लिए था। वीडियो को अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। थैंक यू।